किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। तो हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग यार। तो चलो आज हम आप लोग का जो हिंदी का सेट 5 है उसका जो मॉडल पेपर आपका आया हुआ था उसका सॉल्यूशन करवा देते हैं। ये मॉडल सेट 5 है, जैक बोर्ड वाले बच्चों के लिए, झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्यूशन बताऊंगा बच्चों, एकदम पूरा धैर्य बना के रखिए और वीडियो पूरा देखा कीजिए। आप लोग का यही आदत खराब है कि आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं, उससे क्या होता है फिर आप लोग के एग्जाम में दिक्कत होगा। अभी से वीडियो पूरा देखा करें और उसके बाद जब मैं PDF बता दूंगा कहाँ मिलेगा, उस PDF को डाउनलोड कर लेना, ठीक है, और प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है। लेकिन पहले वीडियो पूरा देख लिया करो। तो देखो क्लास 10th का है, 1.5 घंटे का एग्जाम रहेगा, 40 मार्क्स का ये सेट 5 है, लास्ट सेट है ना। और देखो यहाँ पे आपका किस तरह से मैंने सॉल्यूशन करवा दिया पूरे अच्छे तरीके से, देखो PDF, ठीक है। ये चांद वाला से आपका आया हुआ था एक आपका मतलब कि पैसेज आया हुआ है, तो देखिए हम बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करा दिए हैं चांद वाला का, ठीक है। तो आप लोग को ये PDF भी मैं बता दूंगा कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल चलिए हम लोग सॉल्यूशन पार्ट पर चलते हैं बच्चों सीधे। और मैं बता दूं कि हिंदी का पेपर आसान रहने वाला है, तो हिंदी को विशेष ध्यान दीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, 2 अंक वाले भी क्वेश्चन है और 5 अंक वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं चांद वाला पर जो आपका आया हुआ है गद्यांश, उस पर। हमारे देश में नहीं बल्कि संसार के, और देखो ये जो रेड किया हुआ है ना बच्चों, उस पर विशेष ध्यान देना। ये क्या जो रेड मैंने कर दिया है वो आपको समझिए कि जो पैसेज का क्वेश्चन है उसी से आंसर आपका मिल जाएगा। तो इस तरह से पैसेज को आपको पढ़ना है, ठीक है, इसलिए मैंने ये रेड किया है। देखो हमारे देश में ही नहीं, संसार के प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियाँ गढ़ी हैं। कह रहा है कि सिर्फ हमारे देश में चांद को लेकर कहानियाँ नहीं गढ़ी गई हैं, विदेश के सभी के, देश के, संसार के सभी जगह में, है ना, चंद्रमा के बारे में कहानियाँ गढ़ी गई हैं, लिखी गई हैं। और कवियों ने रचनाएं भी की हैं, कहानियां भी लिखी गई हैं और कविताएं भी रची गई हैं, मतलब कविता भी लिखी गई हैं। किसी ने उसे रजनीपति, रजनी मतलब क्या होता है बताओ? रजनी मतलब होता है रात, आप लोग याद रखिएगा। रजनी मतलब होता है रात, पर्यायवाची शब्द में पूछेगा तो याद रखिएगा। रजनीपति, पति जब लग जाता है इसमें जुड़ जाता है पति, तो हो जाता है चांद, याद रखिएगा। उसी तरह से बच्चों निशा मतलब भी होता है रात, याद रखिएगा, निशा मतलब भी होता है रात। और निशाकर मतलब होता है चंद्रमा, चांद, वही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। तो किसी ने इसे रजनीपति माना, तो किसी ने उसे रात्रि की देवी कहकर पुकारा, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है। किसी विरहिणी ने उसे अपना दूत बनाया, तो किसी ने उसके पीलेपन से क्षुब्ध होकर उसे बूढ़ा और बीमार ही समझ लिया, ठीक है। बालक श्री राम चंद्रमा को खिलौना समझकर उसके लिए मचलते हैं, तो सूर्य के श्री कृष्ण भी उनके लिए हट करते हैं। बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था, चंदा की छवि को पानी में दिखा देना, ठीक है। तो ये आपका था पैसेज। अब चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों को पूछ रहा है कि संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में किसकी कहानियाँ लिखी हैं, किसकी कहानियाँ लिखी हैं? तो अभी मैंने बताया था चंद्रमा की। तो आप लोग ऊपर आंसर भी देख सकते हो, जो मैंने रेड किया फर्स्ट का आंसर देखो यहीं पे है कि प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियाँ गढ़ी हैं। तो यहाँ लिखा है कि संसार के प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में किसके बारे में कहानियाँ लिखी हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा संसार के प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियाँ लिखी हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, चंद्रमा को किन उपनामों से संबोधित किया गया है? और एक बात मैं बता दे रहा बच्चों, आज हम आप लोग को वीडियो को देखना चाहते हैं, कितने बच्चे वीडियो पूरा देखते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क दूंगा, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट करते हैं। अगर 50 से ज़्यादा बच्चे ने कमेंट किया तो समझिए कि आप लोग पढ़ रहे हैं बढ़िया। वो जितने भी बच्चे कमेंट करेंगे, मैं बस यही सब देखना चाह रहा हूँ कितने बच्चे वीडियो पूरा देखते हैं, बस वही मुझे कमेंट चाहिए। और वो देखते हैं कितना लास्ट में मुझे कमेंट मिलता है, मैं ज़रूर चेक करूँगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप का मैं नाम बता दूंगा जहाँ PDF मिलेगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है। चंद्रमा को किन उपनामों से संबोधित किया गया? तो चंद्रमा को रजनीपति, रात्रि के देवी, है ना, दूत, बूढ़ा तथा खिलौने से संबोधित किया गया है, जो कि मैंने ऊपर यहाँ पे लिख के भी दिखा दिया है, देखो, ठीक है। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसीलिए मैंने रेड कर दिया था कि बालक को शांत करने का क्या उपाय था बच्चों? तो चंदा की छवि को पानी में दिखा देना बालक को शांत करने का उपाय था। तो चलिए हम लोग तीनों क्वेश्चन आप लोग को देख लिए हैं, ठीक है। अब पहला देखो, फर्स्ट क्वेश्चन अभी देखो 5-6 मिनट हुआ है वीडियो को। पहला क्वेश्चन हम लोग 3-4 क्वेश्चन देंगे, देखते कितने कोई बच्चे कमेंट करते हैं। पहला कमेंट आप लोग को करना है कि अव्यय के 2 उदाहरण आप लोग को कमेंट करना है, 2 एग्जाम्पल,
ठीक है। अव्यय के 2 एग्जाम्पल, ठीक है, ये आपको एग्जाम में आएगा, इसीलिए मैं वही सभी चीज़ कमेंट करने बोलूँगा जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अव्यय के 2 एग्जाम्पल कि कौन से 2 शब्द अव्यय हैं उसको कमेंट करना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फिर 1-2 होमवर्क और दूंगा बीच बीच में। व्याकरण, ठीक है, निर्देशानुसार उत्तर देना बच्चों। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो बहुब्रीहि समास ऐसा समास होता है बच्चों जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ठीक है, जितने भी पद होते हैं कोई भी प्रधान नहीं होता है, एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की संकेत करते हैं। याद रखिए कि 2 पद जो होता है बहुब्रीहि समास में, दोनों पद, कोई पद भी प्रधान नहीं होता है, और ये दोनों किसी विशेष अन्य, है ना, किसी अन्य तीसरे पद की विशेषता बतलाता है, मतलब ये विशेषण का काम करता है, वह समास बहुब्रीहि समास कहलाता है बच्चों। उदाहरण के सहित स्पष्ट करना, तो चलिए उदाहरण भी देख लीजिए। 2 उदाहरण मैंने डाल दिए हैं। 10 है आनंद जिसके मतलब दशानन रावण, और मुरली धारण करने वाला मुरलीधर श्री कृष्ण, ठीक है। देखो बच्चों, अथवा में एक और क्वेश्चन था कि दशानन के समासिक विग्रह का पद का विग्रह करना था और समास का नाम लिखना था, तो हमको ईजिली इसका आंसर नहीं बताएं क्योंकि यहीं पर मैंने इसका कर दिया है कि 10 है आनंद जिसके, यही इसका समासिक विग्रह हो जाएगा और ये बहुब्रीहि समास है, ठीक है। तो यहीं पे इसका आंसर मैंने बता दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है बच्चों। श्याम जरा उठकर बाहर देखो, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। इस वाक्य में बाहर किस प्रकार का शब्द है। तो देखो बच्चों, जो बाहर यहाँ पे यूज किया गया है वो अव्यय है, ठीक है, अव्यय है, अविकारी शब्द है, ठीक है। तो आप लोग दोनों में से कोई एक चीज़ लिख सकते हो, अविकारी शब्द है, अव्यय है, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये अव्यय है, अविकारी शब्द है बाहर, ठीक है। ये लिंग, वचन, काल, कारक, ये सभी चीज़ों से चेंज नहीं होता है, मतलब कि ये बदलता नहीं है, तो इसलिए ये अविकारी शब्द है। देखो वही क्वेश्चन यहाँ आ गया कि लिंग, वचन व कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो अभी मैंने बता दिया ऊपर कि लिंग, वचन, कारक के आधार पर नहीं परिवर्तित होने वाले, परिवर्तित नहीं होने वाले शब्द को अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। चलो अथवा में क्वेश्चन देखो बच्चों, और क्या पूछा है कि निम्नलिखित वाक्यों में अविकारी शब्द का चयन करना है, ठीक है। तो मैंने 2 आपको होमवर्क भी दिया कि 2 अविकारी शब्द जो अव्यय हैं उसको कमेंट भी करना है। अभी और 1-2 होमवर्क दूंगा। तो मुझे रेडियो और घड़ी चाहिए, सभी को कमेंट जरूर करना है। तो और यहाँ पे और जो है बच्चों, ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है समुच्चय बोधक, तो ये आपका हो जाएगा अविकारी शब्द। और याद रखिए ये लिंग, वचन, कारक के हिसाब से बदलता नहीं है। आगे देखो, मैं कल रांची जाऊंगा, तो इसमें कल हो जाएगा बच्चों, ये जो कल आपको दिख रहा है यही आपका अविकारी शब्द हो जाएगा। चलिए अब पाठ्य पुस्तक में आगे चलते हैं बच्चों। नीचे दिए गए काव्यांश का सप्रसंग व्याख्या करना है। यश है या ना वैभव है, मान है ना शर्माया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा तेरा दुना। अब देखो इसको हम लोग यहाँ पे हिंदी कर दिए हैं बच्चों, देख लो इसका भावार्थ। तो ऐसे आप लोग का स्टार्ट करना है एग्जाम में, ताकि देखो हिंदी इतने अच्छे से लिखो कि फुल का फुल मार्क्स देने में एकदम एग्जामिनर एकदम क्या बोले मजबूर हो जाए। तो एकदम देखो शुरू में पहले लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि गिरजा कुमार माथुर अपने पुराने मीठे पलों को याद कर रहा है। तो इससे देखो कवि का भी नाम आपने लिख दिया है और अपने क्या मतलब कि सारांश है एकदम छोटे में ब्रीफ में लिख दिया। तो उससे क्या होता है कि आपका जो कॉपी चेकर रहेगा आपसे वहीं पे आपका मोहित हो जाएगा और वो आपको फुल मार्क्स दे देगा। ये पंक्तियाँ छाया मत छूना से ली गई है, तो ऐसे आपको शुरुआत करना है। अब उसके बाद यहाँ से भावार्थ लिखना है कि इन पंक्तियों से में कवि हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि संसार में धन, ख्याति, मान, सम्मान इत्यादि के पीछे भागना व्यर्थ है, यह सब एक भ्रम की तरह है। ठीक है, कवि का मानना यह है कि हम अपने जीवन काल में धन, यश, ख्याति इन सब के पीछे भागते रहते हैं और खुद को बड़ा और मशहूर समझते हैं, लेकिन जैसे हर चांदनी रात के बाद एक काली रात आती है, उसी तरह हर सुख के बाद दुख आता है। यही ये कविता का सार है। कवि ने इन सारी भावनाओं को छाया बताया है, हमें यह संदेश दिया है कि इन छायाओं के पीछे भागने में अपना समय व्यर्थ करने से अच्छा है हम वास्तविक जीवन को कठोर सच्चाइयों का सामना डटकर करें। ठीक है, यदि हम वास्तविक जीवन की कठिनाइयों से रूबरू होकर चलेंगे तो हम इन छायाओं से दूर चले जाने से दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम धन, वैभव, सुख, समृद्धि इत्यादि के पीछे भागते रहेंगे तो इनके चले जाने से हमारा दुख और भी बढ़ जाएगा। ऐसा कवि का कहना है, गिरजा कुमार माथुर का। तो ऐसे ही आप लोगों को सेंटेंस लिखना है। चलो अथवा में एक और क्वेश्चन है कि मृग तृष्णा किसे कहते हैं, छाया मत छूना कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। तो याद रखो, मृग तृष्णा का शाब्दिक अर्थ होता है धोखा। देखो बच्चों, आप लोग पढ़ोगे मृग मरीचिका, या आप लोग मरीचिका पढ़िएगा, हिंदी वाले मीडियम वाले जानते होंगे, पढ़िएगा मरीचिका। मरीचिका है क्या? मृग तृष्णा मरीचिका वही है। मरीचिका क्या होता है बच्चों कि जब भी आप किसी गर्म स्थान में जाते हो, गर्म स्थान में,
ठीक है, आप लोग कभी कभी सड़क में भी देखते हो, अगर विश्वास नहीं होता है आप लोग सड़क में गर्मी के दिनों में जब एकदम कड़कड़ गर्मी पड़ती है जाके दूर खड़ा हो जाना, और दूर खड़े होने के बाद आप जब रोड के पर मतलब सतह पर देखे हो तो लगेगा जैसे पानी पानी है दूर से, लेकिन जब सामने जाओगे तो वो रोड खाली रहेगा। उसी तरह से बालू जहाँ रेगिस्तान रहता है वहाँ पे भी जो हिरन होती हैं वो आती हैं, देखती हैं कि अरे ये तो पानी है, यहाँ पे देखने से तो उनको दूर से लगता है पानी है, जब वो सामने जाती हैं तो उनका प्यास नहीं मिटता है क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ बालू रहता है। इसी को मृग तृष्णा से यहाँ पे संबोधित, मतलब कि यहाँ पे इसी के द्वारा आप लोग को यहाँ पे इंगित कर रहा है। शाब्दिक अर्थ होता है धोखा, जो ना होकर भी होने का प्रकट करता है। देख रहे वही चीज़ बोला जा रहा है, वही मृग तृष्णा है, जो है नहीं लेकिन लग रहा है कि है। कवि ने कविता में सुख संपदाओं के प्राप्ति से मानसिक सुख की प्राप्ति के लिए मृग तृष्णा शब्द का प्रयोग किया है। जो लोग अपने पैसे धन दौलत के पीछे भागते हैं उसी को मृग तृष्णा कहा गया है, कि सोचते हैं कि इसको पा लेने से हमें शांति मिल जाएगी, खुशी मिल जाएगी, लेकिन आप याद रखिए आगे यही कविता में कहा गया है कि जब इन सभी चीज़ों से जब चला जाता है तो दुख और भी ज़्यादा भयानक हो जाता है। तो ये मृग तृष्णा ना ही हुआ कि आप जिस सुख की प्राप्ति करना चाह रहे वो सुख नहीं, और भी बड़ा दुख आपको देगा। किसी व्यक्ति के पास चाहे अपार भौतिक सुख हो पर उन सब से मानसिक सुख और शांति की प्राप्ति हो जाना संभव नहीं है। मतलब कितनी भी भौतिक सुख है, मतलब बच्चों जो आप लोग मतलब धन संपत्ति जमा करते हो, जो घर बंगला बनाते हो, उसी को भौतिक सुख कहा गया है। तो कितनी भी भौतिक सुख तुम लोग कर लो, लेकिन मानसिक सुख मतलब अपने आत्मा को तुम कभी भी सुख नहीं रख पाओगे, क्योंकि जितना चाहोगे उतना तुम्हारी मांग बढ़ते जाएगी और एक जरा सा तकलीफ भी तुमको बड़ा तकलीफ लगने लगेगा। उसकी संपन्नता को देखकर लोग उसे सुखी मानते रहें। ठीक है, अब चलो देखो कन्यादान कविता में कवि ने बेटी को ऐसा क्यों कहा कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। तो देखो कन्यादान कविता में बेटी ने माँ ने बेटी को अपने चेहरे पर ना रीझने की सलाह क्यों दी है, ध्यान से सुनो। सुंदर चेहरे की प्रशंसा सुनकर अक्सर महिलाएं खुश हो जाती हैं और फिर वे हमेशा उस प्रशंसा की अपेक्षा करने लगती हैं। उनको लगता है कि सभी लोग हमारी प्रशंसा जरूर करेंगे और उस प्रशंसा की अपेक्षा में वे अपनी स्वतंत्रता को खो देती हैं और जीवन भर के बंधनों में बंद कर रह जाती है। मतलब कभी इसका तारीफ सुनना, उसका तारीफ सुनना, बस इतना ही उसके मन में रह जाता है और अपनी स्वतंत्रता अपने ऊपर काम नहीं करती कि किस तरह से हम अपना बेटर परफॉर्मेंस दें, किस तरह से हम अपने स्किल्स को सुधारें। ये इन सारी चीज़ों को वो खोती जाती हैं, है ना। इसलिए कन्यादान कविता में बेटी की माँ ने अपनी बेटी से कहा है कि अपने चेहरे पर मत रीझना, बल्कि अपना काम करना, अपना उद्देश्य पूरा करना। ठीक है, ऊपर चलो आगे देखो। मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व का वर्णन करना है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने आपके मॉडल पेपर में आ रहे हैं सबको लगा लेना है तुमको। ठीक है, अब देखो चलो बच्चों, ये सेकेंड क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, आप लोग को मैं पूछता जा रहा हूँ। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग को ये यहाँ पे आप लोग को कमेंट करना है ना, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि आपको जितने भी बच्चे हैं, है ना, बहुब्रीहि समास का जो इस मतलब कि मॉडल सेट पेपर में 2 दिया हुआ है, उसके अलावा 2 और जो भी आपको बहुब्रीहि समास का 2 उदाहरण लगता है विग्रह करते हुए, उसका समास को विग्रह करते हुए 2 आपको बहुब्रीहि समास का उदाहरण देना है बच्चों। ठीक है, 2 उदाहरण देना है। तो एक होमवर्क मैंने आपको ऊपर दिया था, ये सेकेंड होमवर्क है। दोनों कमेंट हमको आना चाहिए। तो देखिए, मन्नू भंडारी आज़ादी के बाद भारत की प्रमुख लेखिकाओं में से एक थी। मन्नू भंडारी, आपको मन्नू भंडारी के बारे में बता दो बच्चों, ये मिरांडा हाउस जो है आप लोग का कॉलेज है DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली में, वहाँ पर पढ़ाती थी मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी ने अपनी कहानी तथा उपन्यासों में समसामयिक समस्याओं को उठाने का प्रयास किया है। इन्होंने परंपराओं, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह के स्वर को मुखरित किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यंग्य, संवेदना तथा आक्रोश का सहारा लेकर समाज की विभिन्न समस्याओं को उजागर किया है। इनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन और कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियां विशेष आत्मीय अंदाज में विभक्त हुई हैं। तो ये इनका इम्पोर्टेंट है। वो सभी विषयों पर अपना ज़रूर से ज़रूर ये अपना मतलब कि लेख में लिखा है, उनको उकेरित किया है। देखो आप देख सकते होंगे, व्यंग भी किया है, संवेदना भी किया, आक्रोश का, सारी चीज़ें उन्होंने अपने लेखन में समाहित किया है। अथवा में देखो, बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखना है। तो बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व को की अनेक विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं में प्रमुख है, क्या क्या विशेषताएं थी देखिए। सादा जीवन उच्च विचार। बिस्मिल्लाह खां अत्यंत सादा जीवन जीते थे बच्चों। वो लुंगी पहने ही आगंतुकों से मिलने चले जाते थे, सिर्फ लुंगी पहनकर, परंतु उनके विचार अत्यंत उच्च थे।
निर्भिमानी सफलता की चोटी पर पहुंचने के बाद भी बिस्मिल्लाह खां को अभिमान छू भी नहीं पाया था। उसके बाद भी खुदा के सच्चे सुर की नेमत मांगते रहते थे। वो हमेशा चाहते थे कि आज फिर से मैं खुदा की जो सच्ची नेमत है सुर की वो मुझे मिल जाए ताकि मैं फिर से अपना बेस्ट दे सकूं। धार्मिक सद्भाव बिस्मिल्लाह खां को अपने धर्म के प्रति समर्पित होकर नमाज अदा करते थे और हजरत इमाम हुसैन के बलिदान के प्रति 10 दिन का शोक मनाते थे। तो गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ और बालाजी के प्रति भी असीम आस्था रखते थे। मतलब ये दोनों धर्म को बराबर समझते थे। ऐसा नहीं है कि अपने धर्म को के सामने दूसरे को कम आंकना। यही लोगों में होना चाहिए, सर्वधर्म समभाव होना चाहिए। किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहिए। परिश्रमशील स्वभाव बिस्मिल्लाह खां अपने जीवन के 80 बरस पूरा करने के बाद भी रियाज करते थे और संगीत साधना के प्रति समर्पित रहते थे। आगे देखो, सीखने की ललक बिस्मिल्लाह खां की एक विशेषता यह भी है कि उनमें सीखने की ललक थी। वे शहनाई के सर्वश्रेष्ठ कलाकार होने पर भी खुद को पूर्ण नहीं मानते थे। वे हमेशा सीखने के लिए लालायित रहते थे। अब देखो, फादर कामिल बुल्के वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये सारे फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं। किस आधार पर ऐसा कहा गया है? ठीक है, चलिए देखते हैं किस आधार पर ऐसा कहा गया। तो फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। उन्होंने भारत में रहकर स्वयं को पूरी तरह भारतीय बना लिया था। आप लोग को मैं बता दूं बच्चों कि फादर कामिल बुल्के को सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में पढ़ाते हैं और इनका यह एक विदेशी है। आपके नाम से ही समझ सकते होंगे कामिल बुल्के, लेकिन यहाँ पर रह के इन्होंने हिंदी से ही अपना सभी चीज़ किया और आगे जाके ये भारतीय जैसा लगने लगे थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपको अपने देश की याद आती है, देखिए ये दूसरे देश के आए थे, तो उन्होंने छूटते ही उत्तर दिया, मेरा देश तो भारत है। सुनिए, फादर भारतीय मिट्टी में रच बस गए थे, है ना, यहीं बस गए थे। वो रच बस गए मतलब यहीं से घुल मिल गए थे। उन्होंने यहाँ रहकर राम कथा के उद्भव और विकास पर शोध कार्य किया। उन्होंने हिंदी सीखी ही नहीं बल्कि अंग्रेजी हिंदी का सबसे अधिक प्रमाणिक कोश तैयार किया। मतलब हिंदी अंग्रेजी का कोश तैयार किया, डिक्शनरी तैयार किया। वे यहाँ के लोगों के उत्सवों और संस्कारों का अभिन्न सदस्य के रूप में उपस्थित रहते थे। वे सचमुच भारतीय संस्कारों में ही खो चुके थे। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है बच्चों, ताकि एकदम 100% आपको मार्क्स मिले। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे देखो बच्चों, पूछ रहा है कि जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? तो उस दिन सभी अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि भारत में ना तो कहीं कोई अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, ना सम्मान पत्र भेंट करने का आयोजन हुआ, ना ही किसी नेता ने कोई उद्घाटन किया, ना कोई फीता काटा गया, ना सार्वजनिक सभा हुई। इसलिए अखबारों को चुप रहना पड़ा। यहाँ तक कि हवाई अड्डे स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुआ, इसलिए किसी नेता का ताज़ा चित्र नहीं छप सका। ठीक है, अब चलो देखो, हम खंड घा में आ गए हैं बच्चों। रचना में ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मार्क्स यहीं से आता है, तो ये डबल स्टार मार लेना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपने मोहल्ले में नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु सहायक विद्युत अभियंता को एक अनुरोध पत्र लिखना है। देखो बच्चों, एक फॉर्मल लेटर होता है व्यवहारिक और एक अव्यवहारिक होता है। तो ये फॉर्मल लेटर ही तुम लोग टारगेट करना एग्जाम में लिखने के लिए, ये व्यवहारिक होता है। ठीक है, तो देखो उत्तर में पहले देखो बच्चों, यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देना। ठीक है, फिर यहाँ दिनांक डाल देना, जिस दिन को आपको लिखा हुआ है। आप अपना हो सके तो एग्जाम डेट ही यहाँ डाल देना। और किसके पास लिख रहे हैं, तो विद्युत अभियंता बिजली विभाग रांची। और उसके बाद देखो बच्चों कैसे अभिवादन करना है, यहाँ पे विषय देना है, उसके बाद अभिवादन करना है और उसके बाद लिखना है, सविनय निवेदन है कि इन दिनों दरियागंज के समस्त निवासी अनियमित बिजली आपूर्ति से जूझ रहे हैं। क्षेत्र में 7 से 8 घंटे बिजली गायब रहती है ना। मार्च अप्रैल का महीना, देखो यहाँ पे अपना क्षेत्र का जो लोकल गांव है उसका नाम लिख देना, जो आपको छोटे एरिया में जो जहाँ कटा हुआ है। मार्च अप्रैल का महीना शुरू होने से बच्चों के अध्ययन में रुकावट आ रही है। गर्मी की शुरुआत होने से सब परेशान है। बिजली नहीं आने से पानी की भी समस्या बड़ी हो गई है। इस समस्या के समाधान हेतु हमने कई बार बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन कोई सकारात्मक कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरी समस्या पर ध्यान दें और उचित कार्रवाई करें। ठीक है, उसके लिए आपका आभारी बने रहेंगे। साथ धन्यवाद भवदीय। और भवदीय के नीचे अपना नाम लिख देना। देखो नीचे चला गया ये नाम, यहीं जस्ट नीचे इसका नाम लिख देना। ठीक है, रमेश। अब देखो एक और जो क्वेश्चन था बच्चों आप लोग का, इसी में अथवा में एक और पत्र है कि मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में सफल होने पर अपने मित्र को बधाई देना है। देखो बहुत सारे बच्चे इसको समझ नहीं पा रहे कि क्वेश्चन क्या है। छात्रवृत्ति मतलब बच्चों स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप टेस्ट होता है बच्चों। वो स्कॉलरशिप टेस्ट में जो मतलब कि एकदम उत्तीर्ण करता है, जो सबसे
बेस्ट परफॉर्मेंस देता है उसको पैसे मिलते हैं। तो वो यहीं पर उसी के लिए बधाई दे रहा है, उसने छात्रवृत्ति परीक्षा में सफल किया है इसका दोस्त। तो आपको लिखना है, तो देखो यहाँ पे पहले अपना डेट और अपना यहाँ पे एड्रेस मतलब मेंशन कर देना, लिख देना। उसके बाद क्या लिखना है बच्चों, प्रिय शुभम, अपने दोस्त का नाम लिखना है। आज प्रातःकाल के समाचार पत्र में परीक्षा परिणाम के आधार पर आपका छात्रवृत्ति के लिए चुने जाने का समाचार पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई। यूँ तो आरंभ से ही आप प्रत्येक परीक्षा में प्रथम आते रहे हैं, परंतु 10वीं परीक्षा में न केवल अपने विद्यालय अपितु नगर के सभी विद्यालयों में प्रथम आकर आपने अपने परिवार तथा विद्यालय के नाम को चार चांद लगा दिए हैं। तो वही सारी चीज़ें बच्चों आप देख लीजिएगा, एकदम जस्ट वैसे ही लिखना है, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आप लोग देखो बच्चों, जितना आप लोग लेटर प्रैक्टिस करके रखोगे उतना अच्छा है, क्योंकि 5 नंबर का आता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि लेटर का प्रैक्टिस आप लोग जरूर करके रखें, ठीक है। अब आगे देखो बच्चों, यहाँ पे आप लोग को एक विशेष निबंध लिखना है, आप लोग को बिरसा मुंडा पर लिखना है, और भूमिका, जीवन परिचय, ये सभी चीज़ वहाँ पे होने चाहिए। बिरसा मुंडा का देश के प्रति कार्य, समाज के प्रति दायित्व, निष्कर्ष। तो देखो बच्चों, भूमिका में मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए भूमिका में कि झारखंड राज्य के रांची जिले में एक आदिवासी समुदाय रहता है। इस समुदाय का नाम मुंडा समुदाय है। मुंडा समुदाय के लोग मुंडारी बोली बोलते हैं। बिरसा मुंडा मुंडा समुदाय के महान एवं वीर क्रांतिकारी थे। इनका जन्म रांची जिले में अड़की प्रखंड के उलिहाती गाँव में हुआ था। बिरसा मुंडा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग जरूर कर लेना, ठीक है, जरूर करके रखना तुम लोग, ठीक है। इनका जन्म देखो कहाँ हुआ है, लिख दिया है। फिर बिरसा मुंडा झारखंड के महान क्रांतिकारी और समाज सुधारक थे। बहुत ही आदिवासियों के बीच ये लोकप्रिय हैं। इनको क्या कहा जाता है, भगवान बिरसा कहकर भी लोग पुकारते हैं, और आज़ादी की लड़ाई में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब आगे देखो, जीवन परिचय में मैंने बच्चों इनका जन्म तिथि दे दिया है, गाँव भी दे दिया है, उनकी माता और पिता का नाम भी दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। माता का नाम कर्मी और पिता का नाम सुगना मुंडा, ठीक है। इनका जन्म निर्धन परिवार में हुआ था, गरीब थे ये। इनके पिता देखो गरीबी के कारण बच्चों ईसाई धर्म को अपना लिए थे, ठीक है। इसीलिए इनका बचपन में ईसाई धर्म के थे, लेकिन बाद में फिर ये हिंदू हो गए। चलिए मैं आप लोग को समझा ही दूंगा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा मध्य विद्यालय में हुई। ये उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। बचपन से ही बिरसा क्रांतिकारी विचारों के बालक थे। वे सदा न्याय का पक्ष लेकर खड़े हो जाते थे। न्याय का साथ देना इनका स्वभाव था। वे बहुत बहादुर और साहसी थे। बचपन में वे खूब बांसुरी बजाते थे। ये बहुत ही मतलब इनका एक बहुत ही मतलब कि आप लोग याद रखिएगा, बांसुरी जरूर बजाते थे। ये इनका मतलब कि बचपन में इसी से ही इनका हॉबी था। जहाँ भी जाते थे वो बांसुरी बजाते थे, मतलब कि खेतों खलिहानों में। उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे आजीविका के लिए गोरा, देखो यहीं से ध्यान देना, गोर पेड़ा के स्वामी परिवार में नौकरी करने लगे। इनके मालिक का नाम आनंद पांडे था। आनंद पांडे सनातन धर्म मानते थे, वे वैष्णव थे। देखिए इनके संपर्क में बिरसा भी वैष्णव हो गए। देखिए यहीं पे लिखा गया है, वे जनेऊ हल्दी रंग में रंगी धोती पहनने लगे। वे गाँव के लोगों की सेवा करने में जुट गए। गौवध को रुकवाया, तुलसी की पूजा करने लगे, माथे में चंदन का टीका लगाने लगे। एक विशाल आम के वृक्ष के नीचे बैठकर लोगों को दवा देते थे। उन्हें आदिवासी लोग भगवान बिरसा कहकर पुकारने लगे, ठीक है। अब देश के प्रति क्या क्या कार्य किए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो देशभक्त थे, लड़ाई में सक्रिय भाग लिया, प्रारंभ में ही सुधारवादी थे, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में भाग लिया, गिरफ्तार भी हुए, जेल से रिहा हुए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिखना है। कोटा 2 में जर्मन मिशन चर्च चला दिया, है ना। तो सारी चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन देखो बच्चों, 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा की हैजा से जेल में ही मृत्यु हो गई थी। हैजा बीमारी से इनका मौत हो गया था। अब निष्कर्ष देख लो कि भगवान बिरसा मुंडा का सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलन भारत के आंदोलनों में आदर के साथ याद किया जाता है। वो महान क्रांतिकारी थे। आदिवासी समाज में दुर्गुणों से बचाना चाहते थे आदिवासी समाज को। वे आदिवासियों की हक की लड़ाई के लिए जीवन भर लड़ते रहे। उनकी पूजा भगवान की तरह करते हैं आदिवासी लोग, है ना। हमें भी अन्याय को सहना नहीं चाहिए और उसका खंडन करना चाहिए। तो ये मैंने देखो बच्चों डाल दिया। अभी देखो मेरे प्रिय शिक्षक जो अध्यापक है, इस पर भी मैंने डाल दिया बच्चों। सभी चीज़ें मैंने इतना मेहनत किया बच्चों। चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि PDF आपको कहाँ मिलेगा, मैं लास्ट में बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पे भूमिका, अध्यापक, राष्ट्र निर्माता। अच्छा चलिए आप लोगों को मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को PDF कहाँ पे मिलेगा। देखो बच्चों PDF आपको देखो हमारे 3 यूट्यूब मतलब कि टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप चैनल है। टेलीग्राम में आप लोग जरूर जुड़ जाइए। देखो तीनों टेलीग्राम ग्रुप का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों को सर्च करके जुड़ जाना। टेलीग्राम में बोर्ड आभा नाम से हमारा मतलब कि टेलीग्राम ग्रुप है। देखो टेलीग्राम का 3 ग्रुप है। सबसे मेन ग्रुप है, ये सबसे मेन ग्रुप है, इसमें जरूर जुड़ जाना। बोर्ड आभा जैकबोर्ड, इसमें जरूर जुड़ जाना। बोर्ड आभा जैकबोर्ड ये आप लोग का सबसे मेन ग्रुप है। और क्लास 10th वाले बच्चों के लिए देखिए ये वाला भी ग्रुप है। क्या नाम है, देखिए नाम यहाँ लिखा हुआ है, जैकबोर्ड क्लास 10 चैंप्स बोर्ड आभा। तो ये दोनों आप लोग को जुड़ना है। ये 12th वाले बच्चों के लिए है, ये आप लोग को जुड़ना भी नहीं है। अभी आप 10th वाले में जुड़िए। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों ग्रुप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। बोर्ड आभा जैकबोर्ड और जैकबोर्ड क्लास 10 चैंप्स। चलिए अब हम लोग जो क्वेश्चन में आए थे बच्चों वही क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बिरसा मुंडा पर मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब चलिए हम लोग चलते हैं प्रिय शिक्षक। इसमें आप लोगों को क्या क्या लिखना है कि शिक्षण भूमिका देना है, फिर भूमिका के बाद शिक्षण का तरीका, विद्यार्थी के प्रति
प्रेम स्वभाव और निष्कर्ष में आप लोग को जाना था। देखो भूमिका में मैंने लिख दिया बच्चों कि अध्यापक राष्ट्र निर्माता है और छात्र के भविष्य का वह भाग्य विधाता है। छात्र के भविष्य का वह भाग्य विधाता है। देखो 2 बार रिटर्न हो गया। छात्र जब प्रारंभ में विद्यालय में प्रवेश करता है तब से वह विभिन्न अध्यापकों के संपर्क में आता है। तो आप लोग एक बार पढ़ लेना बच्चों, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने लिखा है। अगर आप लोग एक बार भी पढ़ लीजिएगा तो पढ़ना आप लोग को जरूर है। पढ़ लेने से क्या होगा, सारी चीज़ आप लोग को समझ में आ जाएगा लिखना क्या है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा कि अध्यापकों को याद करने लगता है। मेरे जीवन में भी कई प्रकार के अध्यापक आए, मैं सबका ऋणी हूँ, लेकिन सबसे अधिक प्रभावशाली मैं श्री अमित शर्मा से करता हूँ क्योंकि वो हमारे प्रिय अध्यापक हैं। तो आपको जो प्रिय अध्यापक है उसका नाम भी मेंशन यहीं पर कर देना है भूमिका में। शिक्षण का तरीका उनका क्यों सबसे अच्छा है, तो देखो अध्यापन शैली के कारण ही एक अध्यापक अपने छात्रों श्रद्धा का पात्र बन जाता है। श्री मिश्रा साहब की अध्यापन शैली इतनी आकर्षक और प्रभावशाली है कि प्रत्येक छात्र उस समय तल्लीन हो जाता है। उनकी अपनी बात को वो छात्रों के दिमाग में अच्छी तरह डालने में सफल हो जाते हैं। उनकी वाणी में जादू है। तो शिक्षक वही है जिनकी वाणी में जादू होना चाहिए। एक बार पढ़ा दे तो बच्चा जुड़ते चले जाए। तो देखो मैंने यहाँ शिक्षण का तरीका भी मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों, तो देख लेना। और उसके बाद देखो विद्यार्थियों के प्रति प्रेम स्वभाव, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि वो हमारे प्रिय अध्यापक श्री अमित मिश्रा हैं। हमें हिंदी पढ़ाते हैं और साथ में वे हमारे कक्षा अध्यापक हैं। वे विद्यालय के निकटवर्ती कॉलोनी में रहते हैं। उनका स्वभाव सबके लिए अत्यंत मधुर है। उनकी वाणी में इतनी आकर्षण है कि जादू का असर करती है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए निष्कर्ष में मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चों कि बहुधा ऐसे अध्यापकों द्वारा देश व छात्रों का भविष्य उज्ज्वल होता है। मैं उनके दीर्घ जीवन और भविष्य की कामना करता हूँ। 1-2 लाइन भी आप लोग अपने से भी जोड़ सकते हो। अब देखो बच्चों हर्बल तेल पर एक विज्ञापन तैयार करना, 50 शब्दों में आकर्षक तैयार कीजिएगा। जितना अच्छा से तैयार करोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा। इसमें 5 में 5 लाना है तो आकर्षक तैयार करना। देखो मैं 2 एग्जाम्पल में यहाँ पे लगा दिया हूँ। देखो एक ऐसा मैंने लिख दिया बच्चों, कैश निर्वाण तेल सभी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध। विशेषताएं भी यहाँ पे मैंने लिख दिया कि बालों को लंबा मुलायम व घना बनाए, बालों को काला करे, बालों को असमय सफ़ेद होने से रोके, केश क्या लिखे निर्वाण तेल पर 15% की छूट। इस तेल के साथ एक केश निर्वाण शैम्पू मुफ्त, इसके साथ एक शैम्पू भी मुफ्त है, सिर्फ 25 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। यहाँ पे कोई भी नंबर दे देना, अपना घर का नंबर मत देना, कोई भी दूसरा अलग से मतलब कि गलत नंबर भी दे सकते हो, सिर्फ 10 नंबर का होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सभी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध। धमाका आप इससे भी सुंदर बना सकते हो, जितना सुंदर बनाओगे उतना अच्छा बच्चों। और आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ कि हिंदी के पेपर में कलर लेके जाना, क्योंकि ये वाला अच्छा से बना के रखना, तुम लोग कलर लेके जाना और इस तरह से ड्राइंग करना, ठीक है। चलिए, और पेंसिल भी ले जाना। और देखो दूसरा तरीका से आप ऐसे भी तैयार कर सकते हो। बजाज आलमंड ड्रॉप, घने मुलायम रहेंगे बाल। अगर नहीं है ड्राइंग, अगर ले जाना भूल गए हो क्या बोलते हैं रंग वंग, अगर अच्छा सा ड्राइंग आपका नहीं तो आप ऐसे भी सिंपल बना सकते हैं। यहाँ पे आप दूसरा तेल का नाम डाल देना। घने मुलायम रहेंगे बाल, सालों साल रखें ख्याल। बालों का झड़ना रोके, बालों को लंबा घना व काला बनाए, चमकदार बनाए। और यहाँ पे संपर्क करें, email ID भी डाल देना है। देखो बच्चों दोनों में से कोई भी तुमको फॉलो करना है, जो भी अच्छा लगे दोनों में बना सकते हो, ठीक है। आप हो सके तो अपना नया भी तैयार कर सकते हो। तो आशा करते बच्चों वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हमारे दोनों चैनल जो आप लोग को पता ही होगा, आप लोग को जान ही गए होंगे कि बोर्ड आभा और 9 आभा दोनों हमारे ही चैनल है। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों। 10th के बच्चों के लिए मैं बेस्ट सॉल्यूशन दे रहा हूँ और इसका PDF भी दे रहा हूँ वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। और जो मैंने दोनों होमवर्क दिया है सभी का कमेंट होना चाहिए नीचे। जो बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं लापरवाह हैं, मैं सीधा कहूँगा। आप लोग जब शिक्षक की बात ही नहीं सुनते, अभी देखो मेरे प्रिय शिक्षक पर आप लोग अभी निबंध पढ़े और जो हम लोग कहते हैं आप लोग सुनते भी नहीं हैं। आप लोग जितने भी बच्चे लास्ट तक सुन रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, उससे मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे सीरियस हैं। अभी भी अगर एग्जाम को लेकर अगर सीरियस नहीं हो तो आप समझ सकते हो कितना लापरवाह तुम लोग हो। आज के लिए बस इतना ही बच्चों। जो मैं डांटता हूँ बच्चों आप लोग की भलाई के लिए डांटता हूँ, आप लोग समझा करें। कमेंट कीजिएगा तो मुझे लगेगा चलिए आप लोग वीडियो पूरा देख रहे हैं, PDF डाउनलोड कर रहे हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं, तो ये किया कीजिए जो हम लोग बोलते हैं। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहो तुम लोग, घर में रहो, मेहनत करो। और टेलीग्राम में मैंने टाइम टेबल भी बताया कैसे प्रैक्टिस करना है, किस तरह से आप लोग को स्टडी करना, सारा प्लान मैं बता रहा हूँ। तो टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाना और चैनल को तो सब्सक्राइब करके रख ही लो, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।